बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने इन दो टर्म्स को समझना है। मैकेनिक्स, आम तौर पे मैकेनिक्स का वर्ड वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ फोर्स या प्रेशर या मूवमेंट हो रही है। मैकेनिक्स यानी हमारे जो ब्रीदिंग है कि सांस का अंदर आना और सांस का बाहर निकलना, तो यहाँ कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उन फोर्सेस की वजह से मूवमेंट होगी और उन मूवमेंट की वजह से फिर हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है या ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कैरी ऑन होगा। सबसे पहले एक और बात आप याद रखेंगे, जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो दोनों सिचुएशंस में होता है। एक को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, यानी इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं होती। नॉर्मली हमारा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो इनवॉलेंट्री हो रहा होता है, यानी हमारा सांस आ रहा है जा रहा है और हमें कोई परवाह नहीं होती। लेकिन बास केसेस में आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जैसे हम जो सांस है लंबा भी ले सकते हैं, उसके बाद सांस को तेज़ी से भी ले सकते हैं, तो ये थोड़ा सा वॉलेंट्री एक्शन भी हो जाएगा। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ज़्यादातर केसेस में इनवॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन किसी हद तक ये वॉलेंट्री भी है। जैसे हम सांस को रोक भी सकते हैं, सांस को तेज़ी से भी ले सकते हैं और सांस को लंबा भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये इनवॉलेंट्री है। अच्छा, अगर ये इनवॉलेंट्री है तो आमतौर पर ये हमारा ब्रेन का जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर ये वॉलेंट्री है तो इसको फिर आमतौर पे हमारा जो सीरिबिरम है वो आमतौर पे इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो बहरहाल ब्रीदिंग का प्रोसेस दोनों तरह से कंट्रोल हो रहा होता है। ज़्यादातर केसेस में इनवॉलेंट्री होता है और वॉलेंट्री भी किसी हद तक ये है। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री का मतलब है, इनवॉलेंट्री जो ऑटोमेटिक है, वॉलेंट्री जो हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल हो। तो सबसे पहले ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ये है क्या? द प्रोसेस इन विच एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज पम्प इनटू द लंग्स, यानी वो हवा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो अंदर जाएगी, यानी इंस्पायरेशन इस प्रोसेस को कहा जाएगा, या इसका दूसरा नाम है इनहेलेशंस। और दूसरी चीज़ क्या, एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प आउट ऑफ द लंग्स, कि दूसरी चीज़ क्या, जो हवा अंदर गई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा आएगी तो वो बाहर निकाली जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। आगे फ्रीक्वेंसी, यानी एक मिनट में कितनी दफ़ा सांस आएगा और जाएगा। तो रेस्ट में तकरीबन 15 से 20 दफ़ा सांस की फ्रीक्वेंसी होती है, और जब एक्सरसाइज होती है तो इसमें तकरीबन 30 के राउंड अबाउट ये फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है। वजह क्या, एक्सरसाइज में चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, चाहिए होती है बॉडी को, तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए तो सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि ज़्यादा बनती है, इस वजह से उसको बाहर निकाला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो रफ्तार है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि आमतौर पे फ्रीक्वेंसी में हम मिनट के हिसाब से देख रहे होते हैं कि एक मिनट में कितनी दफ़ा ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। लेकिन इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। यानी मैकेनिज़्म या मैकेनिक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इन दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सबसे पहले लंग्स की कुछ करैक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि लंग स्पॉन्जी इन नेचर है, और ये भी बात डिस्कस कर ली थी। स्पॉन्जी किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। अच्छा, दूसरा, जो लंग्स है वो कभी हवा को खुद नहीं खींचेंगे या खुद बाहर नहीं निकालेंगे। इनको किसी न किसी एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत होगी जो इनको अंदर हवा को खींचने और बाहर निकालने में मदद कर रही होंगी। यानी आप ये समझ लें कि ये सारा प्रोसेस लंग्स के लिए पैसिवली हो रहा होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आप कह सकते हैं, आप जिस तरह हमारे पास मसल्स होते हैं, मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। लंग्स खुद सलाहियत नहीं रखता कि वो हवा को अंदर खींच सके या हवा को बाहर निकाल सके। अच्छा, लंग्स की एक खासियत है कि ये इलास्टिक है। जैसे कि प्लास्टिक का बॉल होता है, आप उसको प्रेस करें वो प्रेस हो जाएगा, आप उसके ऊपर प्रेशर कम करें वो इस तरह एक्सपेंड हो जाएगा। यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होगी, उनको प्रेस करने से वो प्रेस हो जाती हैं, और उनको जब उनके ऊपर से थोड़ी सी फोर्स निकाल दें तो वो आमतौर पे दोबारा एक्सपेंड हो जाती हैं। तो लंग्स में चूँकि ये इलास्टिसिटी है
कि लंग्स को अगर प्रेस कर दिया जाए तो प्रेस हो जाएगा, अगर उनके ऊपर से फोर्स हटा ली जाए तो वो दोबारा क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट यानी जब लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए, खुद तो हो नहीं सकते, उसकी वजह यह है क्योंकि उनके अंदर कोई मसल वगैरह नहीं होते, तो लंग्स को जब भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा तो एक्सपायरेशन में कंट्रैक्शन होगी, और लंग्स जब एक्सपेंड करेंगे तो उस वक्त इनहेलेशन या इंस्पायरेशन हो रही होगी। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने मैकेनिक्स के लिहाज से डिस्कस की। पहली चीज़ कि हवा ये खुद खींचेंगी नहीं, खुद बाहर नहीं निकालेंगे, इनको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, ये इलास्टिक होते हैं कि इनको जब प्रेस किया जाएगा प्रेस हो जाएंगे, जब इनके ऊपर से प्रेशर हटा लिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंड हो जाएंगे। और तीसरी बात जो है वो ये स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉन्जी इन नेचर किस वजह से होती है, ये एल्वेलाई की वजह से। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम है क्या, इसको फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी भी हम कह सकते हैं। फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी से क्या मुराद है, हमारा जो एब्डोमिन है या चेस्ट है, इसके दरमियान में एक मसल्स की बनी हुई शीट लगी हुई है, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। अब चूँकि यहाँ मस्कुलर शीट है तो इसमें 2 तरह की सलाहियत है, ये रिलैक्स भी हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अब यहाँ एक बात आपने याद रखना है कि आम तौर पे जो हमारा डायाफ्राम है वो होता है गुंबद की तरह, डोम लाइक। तो नॉर्मल पोजीशन या रिलैक्स पोजीशन इसकी ये है कि ये गुंबद की तरह है ऐसे, यानी ये ऊपर उठा हुआ होता है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इस तरह फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल सीधा ऐसे। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जब ये नॉर्मल पोजीशन में तो ये ऊपर उठा हुआ होगा दरमियान से, और जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दरमियान से बैठा हुआ होगा। इस वजह से एक और बात आपने याद रखनी है कि जब ये रिलैक्स कंडीशन होती है तो इसको हम अपवर्ड कंडीशन भी कह सकते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको डाउनवर्ड या लेस डोम लाइक, कि अब ये गुंबद की तरह ज़्यादा नहीं रहा। तो डायाफ्राम की वजह से भी जो हमारी चेस्ट कैविटी है, इसकी जो अंदर की स्पेस है वो कम ज़्यादा हो रही होती है। कैसे कि जिस वक्त हमारे पास ये डायाफ्राम ऊपर से नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली जो चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो बढ़ जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगा तो चेस्ट कैविटी की स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से, यानी इन दोनों मूवमेंट की वजह से, या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये रिलैक्स कंडीशन होगा तो जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी इसकी स्पेस कम हो जाएगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरा फैक्टर, यानी लंग्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैकेनिक्स को कंट्रोल कर रही हैं, डायाफ्राम उसमें हेल्प कर रहा है चेस्ट कैविटी की स्पेस को बढ़ाने में और कम करने में, और तीसरी बात है रिब्स और इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल क्या है, जो हमारी पसलियाँ हैं जिनको रिब्स कहा जाता है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये रिब्स हैं, इनके दरमियान में जो मसल्स लगे होते हैं ऐसे, इन मसल को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब जाहिर बात, अब ये मसल हैं तो ये भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनकी वजह से रिब्स मूव करती हैं, यानी इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से रिब्स मूव करती हैं, और रिब्स की मूवमेंट की वजह से जो चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो तो या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अब सबसे पहले आपने याद रखना है, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास इंटरकोस्टल मसल ने रिलैक्स किया, रिब्स बैकवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, सपोज हमारे रिब्स यहाँ थे, जब रिब्स के दरमियान के मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब हमारे जो रिब्स हैं वो 2 डायरेक्शन में मूव करें, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, यानी ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे और आगे की तरफ। अगर सपोज मैं कहता हूँ ना ये फॉरवर्ड है, ये अपवर्ड है, लेकिन अगर कोई इस तरह आए, इस तरह, तो ये अपवर्ड भी होगा फॉरवर्ड भी होगा। दोबारा इसको समझिए कि ये फॉरवर्ड है, ये अपवर्ड है, लेकिन अगर ये कोई इस तरह मूव करे तो ये अपवर्ड और फॉरवर्ड है। तो हमारे जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ आते हैं ऐसे, तो जिसकी वजह से अंदर की तरफ चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। तो फॉरवर्ड के लिए हम आउटवर्ड का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस वक्त ये रिलैक्स करते हैं मसल्स तो ये दोबारा और नीचे की तरफ आते हैं, यानी बैकवर्ड और ये डाउनवर्ड। लेकिन कोई चीज़ अगर इस तरह है तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड और इनवर्ड। बैकवर्ड और इनवर्ड सेम है, ये डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये रिलैक्स करते हैं चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज होता है,
और इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो सबसे पहले आपने समझने हैं। लंग्स की इलास्टिसिटी, कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर उनसे प्रेशर हटा लिया जाएगा वो एक्सपेंड करेंगे। जो डायफ्राम है ये चेस्ट कैविटी को इंक्रीज़ भी करता है, डिक्रीज़ भी करता है। इंक्रीज़ कब करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डिक्रीज़ कब करेगा? जब रिलैक्स करेगा। तो इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स जब रिलैक्स करेंगे तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज़ करेगी, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे चेस्ट कैविटी। इन शॉर्ट आप दोनों कंडीशन में कंट्रैक्शन से चेस्ट कैविटी इंक्रीज़ हो रही होगी और रिलैक्सेशन से चेस्ट कैविटी डिक्रीज़ हो रही होगी। तीसरी बात जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से क्या मुराद है? अब कैसे काम होगा, यानी प्रेशर को कभी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता है, एक फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, P, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को कम कर दिया जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं। कैसे? अब इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। अब चारों बातें आप लोगों के जो की पॉइंट है वो जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले लंग्स की प्रॉपर्टी, डायफ्राम की कैरेक्टरिस्टिक, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल की कैरेक्टरिस्टिक, और ये प्रिंसिपल भी प्रेशर बढ़ाने से किसी चीज़ का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंस्पायरेशन में हवा ने अंदर आना है। अब हवा अंदर कैसे आती है? सबसे पहले डायफ्राम के जो मसल हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा। मैंने बताया कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगा। इतनी स्पेस बढ़ गई, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, इतनी स्पेस बढ़ गई। उसके बाद जो इंटरकोस्टल मसल है जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये पहले ऐसे दबा हुआ था और उसके बाद अभी बाहर और ऊपर की तरफ आ गया, तो चेस्ट कैविटी की स्पेस बढ़ गई है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होगा? जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज़ होगी, ज़ाहिर बात है कोई चीज़ प्रेस की हो और वो प्रेशर ऐसे कम हो जाए तो अंदर कोई इलास्टिक चीज़ है वो एक्सपेंड करेगी, तो प्रेशर ऑन लंग्स रिड्यूसेस, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड करेंगे और वैक्यूम इज़ क्रिएटेड। ये तो बिल्कुल सिंपल सी, यानी अगर हमारे पास एक गिलास हो, इसमें इतना पानी हो और अगर हम इस गिलास पानी की जो अमाउंट है वो इतनी रहे लेकिन गिलास का साइज़ बढ़ा दें तो ये पानी छोटी सी जगह में आ जाएगा। अब ये जो स्पेस है ये बढ़ जाएगी, तो वैक्यूम क्रिएटेड। जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो लंग्स में जो हवा है वो बहुत थोड़े से पोर्शन में आ जाएगी, बाकी सारी जो लंग्स है वो खाली हो जाएगी। और जिस वक्त हमारे पास लंग्स में खाली जगह प्रोड्यूस होती है तो बाहर से हवा अंदर की तरफ आती है, क्योंकि वैक्यूम हमेशा जो हवा है वो हाई प्रेशर, यानी हवा हमेशा वैक्यूम की तरफ मूव करती है। वैक्यूम का क्या मतलब है? जहाँ नो प्रेशर या लेस प्रेशर, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अच्छा, एक्सपायरेशन में बिल्कुल इसका उल्ट हो रहा है कि डायफ्राम रिलैक्स करेगा। डायफ्राम, अब लंग्स हवा से भर चुके हैं, जैसे अब हमने गिलास के अंदर पानी भर दिया है, अब इस गिलास को हम प्रेस करें और पहले वाली पोजीशन पे लाना चाहें तो जाहिर बात है इतने सी वॉल्यूम के अंदर इतना सारा वाटर नहीं आएगा, तो इस वजह से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो सेम इसी तरह कि जो डायफ्राम है जब ये रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, और जो इंटरकोस्टल मसल है जब ये रिलैक्स करेंगे तो रिब्स जो ऊपर उठी हुई हैं वो प्रेस करेंगे लंग्स को, यानी नीचे से भी लंग्स को प्रेस किया जा रहा है, ऊपर से भी किया जा रहा है, और लंग्स हवा से भरी हुई हैं। तो जब भरी हुई चीज़ को ऐसे प्रेस किया जाएगा तो हवा बाहर आ जाएगी, तो चेस्ट कैविटी की स्पेस डिक्रीज़ होगी, प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीज़ हो जाएगा, लंग्स को प्रेस किया जाएगा और हवा बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स है कि हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस वो किस तरह चल रहा है। तो इसमें 3 फैक्टर मेजर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स, डायफ्राम और रिब्स। और ये हमारा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है कि लंग्स के ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जिस वक्त लंग्स के ऊपर से प्रेशर हटेगा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, हवा अंदर जाएगी। प्रेशर बढ़ेगा, जो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो अंदर की हवा बाहर चलेगी। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है जो इस सारी मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग के अंदर वर्कआउट कर रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।